बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जम्मू कश्मीर डिजिटल की खुसूसी नशियात के साथ में हूँ एहसन असलम। ख़वातीन व हज़रात, आज़ाद कश्मीर की मौजूदा सूरत हाल के ऊपर आज आपसे बात करेंगे। और सबसे पहले आज की जो ताज़ा तरीन सूरत हाल है, क्योंकि 3 दिन से आज़ाद कश्मीर की जिस तरह की कशीदगी है और सूरत हाल जो है वो अबतर हो चुकी है। आज सबसे पहले आपको तो कुछ ताज़ा तरीन जो अपडेट्स हैं हमारे तक मौसूल हुई हैं, आज वो आपको आगाह करते चलें। सबसे पहले आपको बताते चलें कि जो रेंजर्स तलब की गई थी आज़ाद कश्मीर में, वो आज़ाद कश्मीर में जो ही दाखिल हुई उसके बाद जो सदर पाकिस्तान हैं आसिफ अली जरदारी साहब, उनने मुदाखलत की और उसके बाद उन्हें वापस बुला लिया गया। जी, ये एक आज की बड़ी डेवलपमेंट है और ताज़ा तरीन खबर है कि आज़ाद कश्मीर में रेंजर्स दाखिल होने के बाद वापस लौट चुकी है पाकिस्तान में। और कोहाला पुल के मुकाम पे रेंजर्स के जवान जो थे वो पहुंचे थे। उसके बाद अवाम की जानिब से भी शदीद रद्द अमल आया था कि गैर रियासती जो सिक्योरिटी है वो गैर मुतनाज़ा इलाका है आज़ाद कश्मीर, तो उसमें दाखिल क्यों हो रही है। उसके बाद फिर आसिफ जरदारी साहब ने मुदाखलत की और उसके बाद रेंजर्स को वापस बुला लिया गया। साथ ही आपको अपडेट भी करते चलें कि आज 2 आला सतही इजलास जो हैं वो इस्लामाबाद में मुनक्किद हुए हैं। उनमें पहला पाकिस्तान मुस्लिम नून की जो पार्लिमानी कमेटी है आज़ाद कश्मीर की, उसने किया है। दूसरा है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जो पार्लिमानी पार्टी है, उनने वहां पर मुनक्किद किया इस्लामाबाद में ही। उसके अलावा आपको बताते चलें जी कि आज रात को आसिफ अली जरदारी साहब जो सदर पाकिस्तान है उनकी ज़ेर सदारत भी एक आला सतही इजलास किया जाएगा। इन 2 इजलासों के बाद वो तीसरा इजलास होगा कि जो कि पाकिस्तान की क़यादत जो है वो आला सतही जो भी क़यादत है वो सर जोड़ कर बैठेगी और जो ये सूरत हाल है इसके ऊपर कोई ना कोई हल निकाला जाएगा। उसके अलावा जी आज की ताज़ा तरीन अपडेट ये भी है कि जो मुजफ्फराबाद लॉन्ग मार्च काफिला है वो रावलाकोट पुंछ डिवीजन में दाखिल हो चुका है। अवाम का समंदर है काफिलों के अंदर, लोग जो है वो हज़ारों लाखों की तादाद में उमड़ आए हैं और इस वक्त रावलाकोट में ये काफिले जो हैं वो दाखिल हो चुके हैं। उसके अलावा जी तहरीके इंसाफ के जो सदर हैं आज़ाद कश्मीर अब्दुल कय्यूम नियाज़ी साबिक वज़ीर आज़म भी रहे हैं, उन्होंने भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने वज़ीर आज़म से मुस्तफ़ी होने का भी मुतालबा किया है, क्योंकि सूरत हाल जो है वो मज़ीद ख़राब होती जा रही है। इस वजह से उन्होंने कहा है कि इसको बेहतर करने का एक यही रास्ता है कि वज़ीर आज़म को चाहिए कि वो अपनी कुर्सी छोड़ दें और उसके बाद जो है इस मामले को हल किया जा सके। उसके अलावा जी आज जो है वो कोहाला के मुकाम पर जो अवामी एक्शन कमेटी के कोऑर्डिनेटर हैं मोहतरम शौकत नवाज मीर साहब, उनने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है। आइए चलते हैं पहले वो प्रेस कॉन्फ्रेंस देखते हैं उनने क्या कहा है। और उनने प्रेस कॉन्फ्रेंस वहां पे की, प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए उनने जो भी बातें वहां पे शेयर की वो भी आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन रेंजर्स की अगर बात की जाए कि रेंजर्स की वापसी हुई है, उसके हवाले से आपको बताते चलें कि जो रेंजर्स की वापसी है वो वहां के अमन के क़याम के लिए, क्योंकि वहां पे कशीदगी पहले ही है, अफसी पहले लगाई गई थी। अवाम का एक बड़ा रद्द अमल आया था कि आपने अफसी जो है वो तयनात कश्मीर में क्यों की है। आज़ाद कश्मीर पुलिस वहां पर मौजूद थी, वो वहां पर सिक्योरिटी के फ़राइज़ सर अंजाम दे रही थी। कल से हम जिस तरह से देख रहे हैं कि अवाम का शदीद रद्द अमल था, झड़पें भी हो रही थी, उसके अलावा लोग भी काफ़ी ज़ख्मी हुए हैं। मीरपुर डिवीजन की अगर बात की जाए, पुंछ डिवीजन की बात की जाए, और उसके अलावा आज जो है वो सारे काफिले जो थे कोटली, मीरपुर, सैंसा, उसके अलावा आप देखेंगे बाग के काफिले, तो वो इस वक्त सारे जो है वो रावलाकोट की जानिब गामजन है। रावलाकोट में इस वक्त जो है वो मीरपुर, कोटली और सैंसा के जो काफिले थे, पलंदरी के जो काफिले थे वो रावलाकोट पहुंच चुके हैं। बाग का काफिला जो था वो बाग से रवाना होकर अर्जे के मुकाम पे जो है वो ये सारे काफिले आपस में मिलेंगे, उसके बाद कोहाला पहुंचेंगे और उसके बाद फिर ये जो है कोहाला से मुजफ्फराबाद की तरफ लॉन्ग मार्च किया जाएगा। ख़वातीन व हज़रात, कोहाला के मुकाम पर शौकत नवाज मीर साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस और उसके बाद आगे बढ़ेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं जॉइंट एक्शन कमेटी से शौकत नवाज मीर साहब, हम इनसे बात करेंगे ये क्या कहते हैं अगले लाए अमल के हवाले से। सर बिल्कुल, हमारा अगला लाया अमल हमने एक अनाउंस किया हुआ है कि गैर मुअय्यना मुद्दत तक पहिया जाम शटर डाउन रहेगा। हमने कभी भी टकराव की पॉलिसी इख्तियार नहीं की। हमने 1 साल से पुरअमन तहरीक चलाई है, हम अभी भी पुरअमन हैं, इंशाअल्लाह आगे भी पुरअमन रहेंगे। हमारी आवाम से ये इल्तमास है कि पुरअमन रहें। ये शहर हमारा है, ये अमलाक हमारी हैं, ये लोग हमारे हैं, ये पुलिस हमारी है। हमें किसी के साथ हमने किसी को फतह नहीं करना। हम अपने हकूक की बात कर रहे हैं और वो नादान हमारे सियासतदान, हमारे नादान वो ब्यूरोक्रेट, वो एस्टेब्लिशमेंट जो अवामी राय को ना समझ सकी, अवामी फैसले को ना समझ सकी, ये जो नुकसान हुआ है ये उनकी गलत पॉलिसियों की वजह से हुआ है। लिहाजा
मैं अपनी आवाम से ये अपील करता हूँ कि जिस तरह आप जुड़े हुए हैं आप इसी तरह जुड़े रहे। इंशाल्लाह हमारी मंजिल करीब है और बहुत जल्द हमें उम्मीद है, अपने रब से उम्मीद है कि बहुत जल्द हम खुशखबरी जो है वो आवाम के सामने। ये जो अभी आप देख रहे हैं कोला एंट्री पॉइंट पे रेंजर्स की गाड़ियां खड़ी हैं, उसके बारे में आपका क्या राय अमल है? सर देखिए, मैं बार बार कह रहा हूँ कि हमने किसी को फतह नहीं करना, तो मेरे ख्याल से हमें भी फतह करने की गलती ना की जाए। हम पुरअमन लोग हैं, पुरअमन खिता है, हम हर चीज को बैठ के सेटल कर रहे हैं। इससे पहले भी हम 1 साल से इस तहरीक में मुज़ाकरात कर रहे हैं, हमने मुज़ाकरात के दरवाजे कभी बंद नहीं किए, लेकिन हमने ये कहा कि आप फाइनल चीज पे मुज़ाकरात हो चुके हुए हमारे, आप हमें नोटिफिकेशन दें। अल्लाह खैर सलाह। रात को वज़ीर-ए-आज़म ने ये कहा कि हम तरक्याती बजट पे कट लगा के आपको सब्सिडी देंगे, तो वज़ीर-ए-आज़म ऐसा क्यों नहीं करते? आपका ये मुतालबा क्यों नहीं करते वज़ीर-ए-आज़म से कि वज़ीर-ए-आज़म अपना जो अखराजात है वो कम करें और आवाम को सहूलत दें, ना कि वो तरक्याती फंड्स आवाम के काटें? आपने मेरा अक्सर इंटरव्यू में सुना होगा कि मैं ये कहता हूँ कि हमने कभी भी इस निजाम को लपेटने की बात नहीं की। ये निजाम है, ये रियासत है तो हम है, ये रियासत है तो हमारी शिनाख्त है। हमने कभी किसी असेंबली को बिल्डोज करने की बात नहीं की, किसी निजाम, हम बार बार कहते हैं कि जमहूरियत है, निजाम है तो हम है, लेकिन ये भी तो जुल्म है कि इसकी आबादी से ज्यादा रावलपिंडी और गुजरांवाला की आबादी है। जिस तरह कल आपका बयान था कि एक डिप्टी कमिश्नर चला रहा है, उससे तो हमारी आबादी भी कम है। इनकी आप सोच देखें कि गरीब आवाम सस्ता आटा सस्ती बिजली मांग रहा है तो उसको कह रहे हैं बजट नहीं है, और अयाशियों के लिए अपने इक़्तिदार को तूल देने के लिए आप 40 से 45 मिनिस्टरों को झंडियां लगा दें और एक मिनिस्टर 2 करोड़ रुपए में आपको पड़ता है सालाना, तो आपको उधर बजट है, तो जब अवाम मांगे तो आप हमारे तरक्याती बजट, हमारी सेहत और तालीम के पैसे काटें। आपको तो शर्म आनी चाहिए ये बात करते हुए। आप एक ताजर नुमाइंदा होकर, एक मुजफ्फराबाद का नुमाइंदा होकर बात कर रहे हैं, तो ये जो हमारे मुजफ्फराबाद के MLA है ये क्यों खामोश हैं? ऐसा क्या वजह है कि वो बिल्कुल साइलेंट है और वो इस तहरीक में हिस्सा नहीं ले रहे? इसका तो मतलब ये जाहिर होता है कि उनको अवाम की जो सहूलियात है उनसे कोई सारोकार नहीं है, वो उस फॉर्च्यूनर ग्रुप का हिस्सा है जिसमें उनको मराद चाहिए। सर देखिए, मैं अपनी इस प्लेटफॉर्म को मुतरादा नहीं बनाऊंगा। जितने भी सियासी जमातों के लोग हैं वो हमारे लिए काबिल एहतराम है, लोग तो शामिल है, ठीक है। अब उनके जो नीचे वाली क़यादत है, मैं कौंसलर को क्यों बार बार डिस्कस करता हूँ? कौंसलर हमारे साथ खड़े हैं, वो जो मर्जी कर लें। आपने देखा होगा जी, हमने जी लात हल्की कर दी, ये कर दिया, वो कर दिया, लेकिन कौंसलर मौजूद है, आम आवाम मौजूद है। ये हम जितने लोग खड़े हैं मुख्तलिफ सियासी जमातों से ना सर, कोई एक जमात तो नहीं है। बेसिकली ये है कि हमने लोगों को शऊर दे दिया है। मैं बारहा ये कहता हूँ कि हम कामयाब हो चुके हैं। हमारी कामयाबी हमारे शऊर के अंदर थी, जो इस कौम को शऊर मिल गया कि आपस में इकट्ठे रहो। अपनी अपनी सियासी जमात आपकी मौजूद है, लेकिन फैसला सोच समझ के करो। इसमें कोई सियासत नहीं है, ये तुम्हारे हकूक की जंग है, सस्ते आटे सस्ती बिजली की जंग है, आने वाली नस्लों की जंग है, तुम्हारी शिनाख्त की जंग है। और अगर हमारी शिनाख्त है तो आटा भी है, बिजली भी है, लिहाजा इकट्ठे रहोगे तो शिनाख्त कायम रहेगी। ये थे शौकत नवाज मीर साहब। ख़वातीनो हज़रात, ये थी प्रेस कॉन्फ्रेंस और इसमें आपको बताते चलें कि जिस तरह से उनके मुतालबात थे वो मुतालबात भी उन्होंने बताया कि हमारे सिंपल ये मुतालबात हैं और ये मुतालबात लेकर हम निकले हैं और अवाम जो है वो इस वक्त सरापा एहतजाज है। उसके अलावा जी आज के इन तमाम तर पॉइंट्स पर बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं जम्मू कश्मीर डिजिटल के सीनियर एंकर पर्सन राजा कफील साहब और सीनियर सहाफ़ी एजाज अब्बासी साहब। आपको खुशामदीद कहूँगा। राय साहब, आपसे शुरू करूँगा कि ये जो सूरत हाल है, आज तीसरा रोज़ है आज़ाद कश्मीर में शटर डाउन और पहिया जाम जो हड़ताल चल रही है, अभी तक आपने देखा कि आज जिस तरह से रेंजर्स भेजी गई थी वहाँ पे और उसके बाद वो वापस बुलाएगी, इसके ऊपर आपका क्या रद्द-ए-अमल है, आप क्या कहेंगे? देखिए, पहले हम अपने नाज़रीन को अपडेट करते हैं कि गुज़श्ता जो रात को लेट नाइट वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर ने कश्मीर रोज़ में प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में वज़ीर-ए-आज़म साहब ने दोबारा जो एक्शन कमेटी के लोग हैं इनको मुज़ाकरात की दावत दी और कहा कि मैं हर सतह पर मुज़ाकरात करूँगा और वारा जो उन्होंने करना था वही जो हीले हरबे गुज़श्ता वो 1 साल से करते आ रहे हैं। लेकिन सुबह अफसोसनाक यानी जो मरहला आया कि इतला मिली कि जो रेंजर्स है इस्लामाबाद से रेंजर मुजफ्फराबाद के लिए मूव करें। एक तरफ तो वज़ीर-ए-आज़म साहब ने रात को ऐलान किया कि हम मुज़ाकरात करेंगे और दूसरी तरफ से वो ताकत इस्तेमाल कर रेंजर्स को डिप्लॉय कर रहे थे आज़ाद कश्मीर में। ज़ाहिर ये इतला बहुत तशवीशनाक थी और क्योंकि वज़ीर-ए-आज़म बरमला इसका गुज़श्ता 1 साल के दौरान पुंछ में वहाँ जाकर इसका ये ऐलान कर चुके हैं, बार बार ये आपने ये दोहरा चुके हैं अपने अज़म को कि मैं किसी से ब्लैकमेल हूँगा और मैं सख्त तरीन एक्शन होगा। मैं थोड़ा सा अपने नाज़रीन को अपडेट करूँ कि जो कल जो रात को शाम को कश्मीर रोज़ में इजलास भी हुए, वज़ीर-ए-आज़म साहब आला सतह इजलास है, लोगों ने ज़िम्मेदार लोगों ने वज़ीर-ए-आज़म के साथ मुलाकात भी की। उस मुलाकात में भी वज़ीर-ए-आज़म जो गुज़श्ता 1 साल से अपनी हिकमत अमली बनाए हुए हैं कि वो अपनी नायली को अपनी हुकूमत को रियासत के साथ जोड़ रहे हैं। बिल्कुल, यानी रियासत को वो ये कहते हैं मैं हूँ तो रियासत है और उसने कहा कि मेरी नाकामी ही रियासत की नाकामी है। और कल भी उन्होंने जो वहाँ जो लोग उनसे मिले उन्होंने कल फिर वही बात कही
کہ 3 روز سے جو آزاد کشمیر میں تماشا بنا ہوا تھا، جو کچھ یعنی 9 مئی کی رات سے جو کچھ وہاں پر گرفتاریوں کی، اب ہمارے ناظرین کو بتا دیں کہ یہ تشدد کیوں ہوا، جس میں ایک پولیس اہلکار کی جان بھی چلی گئی، آج اس کا جنازہ تھا میرپور میں، اور یعنی اس کے علاوہ آپ نے دیکھا ہوگا ڈوڈیال میں جو ایک ناخوشگوار واقعہ پیش آیا، یہ تب واقعات ہوئے کہ وزیر اعظم نے، حکومت نے جو پرامن احتجاج ہے اس کے اوپر پابندی لگا دی. پورے آزاد کشمیر جب انہوں نے پابندی لگا کر روک دیا لوگوں کے، کوئی شخص باہر نہیں نکلے گا. دفعہ 144 حالانکہ رائے صاحب بات کی جائے تو کال جو دی گئی تھی احتجاج کی وہ 11 مئی کی تھی. 11 مئی نہیں، لیکن جب حکومت نے پابندی لگا دی نا، پورے آزاد کشمیر میں تمام جو ڈسٹرکٹ مجسٹریٹ ہیں انہوں نے سرکولر جاری کر کے پابندی لگا دی، جس کے بعد لوگوں نے پھر جو 9 مئی پھر انہوں نے رات کو گرفتاری شروع کر دی. جو مظفر آباد میں ایکشن کمیٹی کا مرسی کیمپ تھا اس کو اکھاڑا، جو راولہ کوٹ میں کیمپ تھا اس کو اکھاڑنے، اس کو نہیں اکھاڑا، کوٹلی میں کیمپ کو اکھاڑا. جدھر جدھر انہوں نے یعنی آسان جو ہدف تھے تو وہاں انہوں نے کیمپ کو اکھاڑا، جس کی وجہ سے لوگ مشتعل ہو گئے. پھر جو 10 مئی کا افسوسناک واقعہ ڈوڈیال میں، اور ڈوڈیال میں جو کچھ یعنی پوری دنیا میں دیکھا کہ جو کچھ ہوا، اب بجائے کہ جو وزیر اعظم صاحب اپنی یہ ناکامی تسلیم کرتے، یعنی وزیر اعظم صاحب کا جو غلط فیصلہ تھا، وزیر اعظم صاحب کو جن مشیروں نے یہ کہا کہ آپ ان یعنی پرامن جو لوگ ہیں جو مظفر آباد کی طرف جانا چاہ رہے ہیں، یہ وہ آپ کو یاد ہوگا کہ پچھلے نواز شریف صاحب کے دورے حکومت میں عمران خان صاحب نے 120 دن کا اسلام آباد میں دھرنا دیا، لاہور سے لے کر مارچ اسلام آباد ہوئے. یا اس سے پہلے کا دیکھیں آصف زرداری صاحب کے دور میں یعنی طاہر القادری صاحب نے اور عمران خان صاحب نے لاہور سے مارچ کیے، اور یہ لوگ اسلام آباد میں آئے، ایک گملہ بھی نہیں ٹوٹا تھا، پرامن لوگوں اسلام آباد آنے دیا. اب بچائے وزیر اعظم صاحب یہ لوگ مظفر آباد پہنچتے، ایک دن ٹھہرتے، اپنے مطالبات پیش کرتے، وہ لوگ جو واپس چلے جاتے. وزیر اعظم کی غلطی کی وجہ سے یہ ہوا کہ پورے آزاد کشمیر میں آگ لگی، لوگ سڑکوں پہ آئے، لوگوں نے 144 یعنی دفعہ 144 کو جب پاؤں تلے روندا، اس سے یہ ہوا ہر محلے گلی میں تصادم ہو گیا پولیس اور عوام کے درمیان. ابھی یہ بجائے وزیر اعظم صاحب کی اس پالیسی پہ یا جو لوگ ان کے ساتھ تھے یا قومی سلامتی کے لوگ تھے وہ جا کر کہتے یہ پالیسی غلط ہوئی ہے، لوگوں کو پرامن احتجاج کا حق دیں. وزیر اعظم صاحب نے کیا کیا، ان سارے متاثرین، ان جو مظاہرین تھے، اس کو کہا یہ کوئی انڈیا کے ایجنٹ ہیں، یہ کوئی را کے ایجنٹ ہیں، اور پتہ نہیں انڈیا پتہ نہیں کیا کر رہا. اپنی ناکامیوں کو گزشتہ 1 سال میں جو وزیر اعظم صاحب سے جو نہیں ہو سکا سارا ملبہ ہندوستان پر ڈال کر، اور ان جو ایکشن کمیٹی کو لوگوں کو کوئی ہندوستان کا اعلیٰ کار قرار دے کر تو کہا ہم ان کا خلاف کارروائی کریں. اور افسوسناک بات یہ ہے ان ذمہ دار لوگوں نے وزیر اعظم صاحب کے کہنے پر رات کو فیصلہ ہو گیا کہ رینجر جائے گی آزاد کشمیر، اور جا کر ہم ان متاثرین کے ساتھ سختی سے نپٹیں گے اسی گھر سے پہنچ کے. پھر تو یہ ہوا کہ کسی ذمہ دار نے ان کو توجہ دلائی. پھر صدر آصف علی زرداری بیچ میں آئے، اس نے کہا خدا کے بندو یہ جو پرامن آزاد کشمیر ہے، پہلے سے جو پولیس کے ساتھ ہوا، اگر یہ رینجر یا افسی کے ساتھ ہوتا یا پاکستان فوج اگر ان کے خلاف آتی تو جب یہ تصادم ہوتا تو جو مطلب یعنی تصادم میں کچھ بھی ہوتا ہے نا، سیکورٹی فورسز کا نقصان ہوتا ہے، پھر عوام کا نقصان ہوتا ہے، اس نقصان کا پھر ہندوستان یا ہمارا دشمن پروپیگنڈا کر دے تو اچھا ہوا. بہت دانشمندانہ فیصلہ ہے کہ جو رینجرز کو کوہالہ سے واپس بلا لیا گیا. اور ابھی بھی یہ ہم گزشتہ کچھ 3-4 ماہ سے یہ کر رہے ہیں کہ آزاد کشمیر کے موجودہ جو حالات ہیں اس نیچ پہ کیوں پہنچے، اس پہ تحقیقات ہونی چاہیے. ہم تو بار بار یہ کر رہے ہیں نا کہ ایک دن کا واقعہ نہیں ہے، یہ ایک دن کا نہیں ہو. اس نیچ پہ کیوں پہنچے کہ موجودہ وزیر اعظم یہ ہیڈ درم انسان ہے، اس نے کابینہ کو بائی پاس کیا ہوا ہے، اس نے پارلیمانی پارٹی کو یعنی یہ اکیلے کل، اور وہاں ایک اس نے آپ یوں کہیں شخصی آمریت قائم کر کے رکھا ہے. اس شخصی آمریت کی وجہ سے یا شخصی فیصلوں کی وجہ سے آزاد کشمیر کا گزشتہ 3 دنوں سے تماشا بنا ہوا. بالکل ایسے کل بھی پرائم منسٹر نے کابینہ کو اعتماد میں نہیں لے رہا، اپنی پارلیمانی پارٹیوں کو نہیں کہہ رہا، اور پھر جا کر فیصلہ کریں ہم ان کا سختی سے نمٹیں. اور اچھا ہوا آصف، میں 1 منٹ لوں گا آپ سے. پھر کیا ہوا کہ جب یہ ہوا تو اچھا ہوا یہ لوگ آگے واپس آنے کے بعد پھر یہ ہوا. ابھی بھی ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ آزاد کشمیر کا معاملہ سیاسی معاملات، بالکل یہ معاملات آزاد کشمیر حکومت اور وفاقی حکومت کے ساتھ ہیں. یہ سارے تنازعات آپ کسی تصادم سے حل تو نہیں کرائیں گے. لوگ یہ کہہ رہے ہیں، کیا کہہ رہے ہیں، ایکشن کمیٹی ابھی ہم نے شوکت نواز میر کو بتایا، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں آٹے پہ سبسڈی دیں جو آپ گلگت بلتستان والوں کو دے رہے ہیں. بالکل، یعنی پاکستان کے ذریعے کشمیر کو 2 حصے ہیں، ایک آزاد کشمیر دوسرا جی بی. تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں جی بی کی طرز پر ہمیں سبسڈی دیں. اگر اس طرز بھی اگر حکومت کہہ سکتی ہے ہم سب کو نہیں دے سکتے، لیکن ہم بیچ میں جو انہوں نے معاہدہ کیا پرائم منسٹر نے، یعنی جو 4 فروری کو جو ان کے ساتھ معاہدہ کیا، ایک کمیٹی بنی، اس نے کہا کہ ہم جو سبسڈائز جو آٹا دیں گے ہم ضرورت مند لوگوں تو ہم اس کے لیے سروے کریں گے، لیکن حکومت نے 3 ماہ میں نہیں کیا.
نہیں کیا. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں جو بجلی ہے, بجلی ہم مفت نہیں مانگ رہے ہیں, ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ پیداواری لاگت پر ہمیں بجلی دیں, حالانکہ جو آزاد کشمیر حکومت کے ذمہ ہے. پھر وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے یہ جو جائیداد کی ٹرانسفر میں ٹرانسفر جو فیس رکھی ہوئی ہے, جو بھیجا ٹیکس لگا ہوا ہے, یہ کوئی تقریباً کوئی 35-40% یہ ٹیکس بنتا ہے. وہ یہ کہہ رہے ہیں اگر یہ ٹیکس اسلام آباد میں نہیں ہے, یہ ٹیکس لاہور میں نہیں ہے, کراچی میں نہیں ہے, آپ نے آزاد کشمیر کیسے لگا دیا؟ وہ یہ کہہ رہے ہیں یہ ٹیکس ختم کر دیں. اور 2-3 مطالبات سے جائز مطالبات ہے کہ جو مطلب طلبہ یونین پابندی. پھر سب سے اہم بات ہے کہ آزاد کشمیر حکومت کو بھی بااختیار کیا جائے, یعنی ساری اختیار ہے. پھر جو ہے کہ افسران کے جو اخراجات ختم کیے جائیں, لنٹ افسران کے جو عیشی ہیں وہ ختم جائیں, سابق وزراء اعظم یعنی وزیروں کا جو یعنی مرات ہے ساری ختم. چھوٹے چھوٹے مطالبات ہیں, ان کو حل کرنے کے بجائے ہم مطلب جو کچھ ہوا اس یعنی 3 دنوں کے آج چوتھا دن ہے, اس سارے واقعات کا ایک ہی شخص ذمہ دار, اس کا نام انوار اللہ, اس کی انا کی وجہ سے, اس کی ہیٹ درمی کی وجہ سے. آج اللہ کا لاکھ شکر ہے کہ رینجر واپس اگر نہ آتی تو آج ہی وہاں کوئی ناخوشگوار واقع ہو سکتا تھا. اگر کوئی ناخوشگوار واقع ہوتا تو اس میں پھر الزام لگاتا کہ راہ والے بیچ میں آگے, بھائی تم لڑا رہے ہو, بھائی تم غلط فیصلے تیرے ہیں, اور آپ اپنے غلط فیصلوں کی قیمت جا کر آزاد کشمیر عوام اور پاکستان کے اداروں کو آپس میں لڑانا چاہتے ہو. تو یہ اچھا بات ہے کہ آج اعلیٰ سطح اجلاس ہو رہے ہیں, آصف زرداری صاحب بیچ میں آئے ہوئے ہیں. میں تو وزیر اعظم شہباز شریف صاحب سے کہتا ہوں کہ وہ وزیر اعظم پاکستان کے ہیں, یہ ذمہ داری ان کی بنتی تھی. آصف زرداری تو صدر پاکستان ہے نا, یہ شہباز شریف صاحب کو چاہیے تھا, یہ بہت پہلے وہ پہلے دن ہی یعنی یہ صبح 9 مئی کو بلا لیتے, وزیر اعظم آزاد کشمیر بلاتے, صدر کو اپنی جماعت کے صدر کو بلا لیتے, یہ 9 مئی کے دن کو معاملہ آتا تو 10 مئی کا واقعہ ہونا ہی نہیں. ٹھیک ہو گیا. یہ عباس صاحب کی طرف جاؤں گا, پھر آپ کی طرف واپس آتا ہوں. عباس صاحب, جس طرح سے رات کو ایک پریس کانفرنس بھی کی گئی, کافی لیٹ پریس کانفرنس کی گئی وزیر اعظم آزاد کشمیر کی جانب سے, اس میں انہوں نے پھر مذاکرات کی دعوت دی. مذاکرات کے بعد آزاد کشمیر میں آپ نے دیکھا کہ دن پورا سروس جو تھی دن بھر بند کر دی گئی تھی, انٹرنیٹ سروس. اس کے بعد پھر ایک واقعہ پیش آیا کہ جس طرح سے جو ٹیلی نار اور اس طرح کی جتنی بھی نجی کمپنیاں ہیں وہاں کی, وہاں پہ ایک کھمبا بھی اکھاڑا گیا جو ان کا انٹرنیٹ سروس پرووائڈر تھا. تو اس کے بعد ابھی سروس دوبارہ سے بحال کی گئی ہے. آپ کو کیا لگتا ہے کہ جو انوار الحق سرکار ہے پوری, انوار الحق اکیلے یہ فیصلہ کر رہے ہیں کہ انٹرنیٹ سروس بند کروانی ہے, رینجرز کی طلبی کرنی ہے, یا کوئی سیکیورٹی فورسز کی طلبی کرنی ہے, یا پھر ان کی جو کابینہ ہے یہ سارے مل کر کوئی فیصلہ کر رہے ہیں؟ بہت شکریہ. 1 سال سے تو آپ اور ہم ایک دیکھ رہے ہیں صورتحال کی آزاد کشمیر میں کوئی پارلیمانی جمہوری نظام سسٹم بالکل نہیں ہے, شخصی حکمرانی ہے. جس نے پہلے 3 مہینے تک تو کابینہ نہیں بنائی, پھر زور دے کر کابینہ اگر بنائی تو اگلے 3-4 مہینے ان کو پورٹ فولیو نے دیے, اس کے بعد پورٹ فولیو اگر ملے تو ان کو ڈپارٹمنٹ پتہ نہیں کیا کیا صورتحال ساری. اور یہ فرد واحد حکمرانی کر رہا ہے آزاد کشمیر میں اس وقت. رات کو جو ان کی 1:30 بجے پریس کانفرنس کو 1 بجے کے بعد ہوئی تھی وہ میں نے بھی سنی ہے, اور اس میں انہوں نے مذاکرات کی دعوت نہیں دی, بلکہ بالکل ان کی ٹیون محسوس ہو رہی تھی کہ وہ ڈھیر ہو گئے ہیں طالبات کے سامنے. انہوں نے کہا جی کہ ہمیں ڈیولپمنٹ بجٹ بھی اپنا اگر یہاں سے ادھر ٹرانسفر کرنا پڑا تو ٹرانسفر کریں گے, آپ کو سستی بجلی بھی دیں گے, آپ کو سبسڈائز آٹا بھی دیں گے. تو میں ایکشن کمیٹی والوں سے اپیل کرتا ہوں کہ وہ آئیں بیٹھے ہمارے ساتھ, وہ چیزیں طے کریں ساری. وہ بالکل مان گئے تھے, ٹون ان کی لگ رہی تھی کہ بالکل ان کی وہ جو اکڑ تھی, جو گردن میں سریا تھا, وہ ساری چیزیں نکل گئی ہیں بالکل ایسے. لیکن بہت پراسرار طریقے سے انہوں نے سوالات کے جواب نہیں دیے. ان کو پتہ تھا کہ ظاہر ہے یہاں چیزیں نکلیں گی. وہ گئے, انہوں نے کہا جی کہ میں اجلاس میں جانا ہے, وہاں جا کر پھر ظاہر ہے ان کو چونکہ آزاد کشمیر میں جس سے 2 سیاسی پارٹیاں انہوں نے اپنی حکومت بھی شامل کی ہوئی, ایک کی بھی باعثیت پارٹی سپورٹ حاصل نہیں ہے. کچھ افراد ضرور ہیں جو مجبور محض بن کر ان کی کابینہ میں بیٹھے ہوئے ہیں, ان میں سے ایک بندہ بھی انوار الحق کے ساتھ چلنے کے لیے تیار نہیں ہے. لیکن چونکہ یہ سیاسی فیصلے ہیں اور سیاسی فیصلے ان کی پارٹی قیادت نے کرنے ہیں, اور بلکہ پارٹی قیادت وہ نہیں جو مظفر آباد بیٹھی ہوئی ہے, وہ قیادت اسلام آباد بیٹھی ہوئی ہے جہاں سے وہ فیصلے کا انتظار کر رہے ہیں. بالکل ایسے. تو انوار الحق نے تو نہ ان سیاسی پارٹیوں کو اس سے پہلے اہمیت دی ہے, نہ اپنی کابینہ کو اس سے پہلے اہمیت دی ہے, نہ آزاد کشمیر کی منتخب پارلیمنٹ کو پہلے اہمیت دی ہے. وہ بند کمرے میں فیصلے کرتے رہے ہیں. کابینہ کے اجلاس سے انہوں نے بالکل نہیں بلائے, سرکل پہ دیے 1-2-4 وزراء کی منظوری کا نوٹس, بس وہ ان کے دستخط لے کر وہ کرتے رہے ہیں سارے, اور اپنی پارلیمنٹ سے پوچھے گئے سارے. یہ سارے فیصلے وہ خود کر رہے تھے. انہوں نے بڑے پلان اور منصوبہ بندی اور بڑی چالاکی کے ساتھ آزاد کشمیر میں اوپر ہمارے جو مرکز میں فیصلے کرنے والے لوگ ہیں ان کو اس بات پر قائل کر لیا تھا کہ آزاد کشمیر میں حالات یہ جو پاکستان کے خلاف جا رہے ہیں بالکل, تو ان کو کنٹرول کرنے کے لیے ہمیں پی سی اور ایف سی کے ساتھ ساتھ آپ ہمیں رینجر دیں. وہ حکومت کی اور ریاست کی ریٹ بحال کرنی ہے, اور یہ ریٹ اگر ہم نے بحال نہ کی, ایک دفعہ ہم اس میں سرنڈر کر گئے تو پھر ہمارے معاملات چلانے مشکل ہو جائیں گے. اور وہ ان کو سمجھانے میں کامیاب ہو گئے, اور
लोग सुबह उठे थे, इतला मिली जी कि आज़ाद कश्मीर की सड़कों पर रेंजर दाखिल हो रही है मुजफ्फरपुर वाले से, बल्कि वो दाखिल होकर आगे बरसाला है उसके करीब तक वो गाड़ियाँ गई। और मैं समझता हूँ कि उसके बाद वो पीपल्स पार्टी आज़ाद कश्मीर वाले और नून लीग आज़ाद कश्मीर वाले जब उनको पता चला, और को सियासी लोगों को भी और कुछ समझदार लोगों को, तो उन्होंने ऊपर इतला भिजवाई। उन्होंने कहा ये क्या सिलसिला है सारा, एक तरफ मुज़ाकरात की बात, मुतालबात मानने वाली बात, और ये सारी चीज़ें करके दूसरी तरफ रेंजर दाखिल हो रही है। बिल्कुल ऐसे। तो ये मैं समझता हूँ कि उनको बहुत जल्दी और बड़ा बर वक्त उनको उन्होंने नोटिस ले लिया और उनको ख्याल आ गया और उन्हें समझदारी का मुजाहरा किया। अच्छा रहे साहब, एक चीज और भी चल रही है, एक चीज और भी मैं सोशल मीडिया पे अभी थोड़ी देर पहले देख रहा था कि सोशल मीडिया पे चल रहा है कि रेंजर्स जो है उसके जवान वहीं पे मौजूद हैं, सिर्फ खाली गाड़ियां जो है वापस भेजी गई हैं। तो ये आप कंफर्म कर रहे हैं? पूरी रेंजर्स के एहलकार जो है वापस आ गए, ठीक हो गया। उसके बाद अभी ताहिर साहब आपकी तरफ आऊंगा कि जो 2 आला सतही इजलास जो हैं वो आज़ाद कश्मीर पीपल्स पार्टी की तरफ से और जो मुस्लिम लीग नून आज़ाद कश्मीर की पार्लिमानी पार्टियों के इजलास इस वक्त इस्लामाबाद में तलब किए गए, क्या लगता है कि क्या फैसले किए जाएंगे इन इजलास में? एक तो देखें कि एक होता है सियासी फैसला, एक होता है जो हमारे रियासती अदारे हैं या कौमी इस्लामती के लोग हैं वो फैसला करते हैं। बिल्कुल। और गुज़श्ता जो अगर हम एक साल में देखें तो ये जो आज़ाद कश्मीर सियासी जमात है, जिस तरह एजाज़ अब्बासी ने इशारा किया कि ये बिल्कुल बेख्तियार हैं और ये कितनी दफ़ा ये मुतालबे कर चुके हैं। शाह गुलाम कादर साहब ने 3 माह पहले नवाज शरीफ साहब को ख़त लिखा, शहबाज शरीफ साहब को ख़त लिखा कि मौजूदा जो हुकूमत की इक़दामात हैं, जो वज़ीर आज़म की पॉलिसी हैं, या जो मुस्लिम लीग नून आज़ाद कश्मीर जो हुकूमत का हिस्सा होने के बावजूद एक अपोजिशन का किरदार अदा कर रही है, और यानी उसमें से इस सारी सूरत हाल के बावजूद कोई एक ज़रा भी उसमें इस्लाही पहलू नहीं आया। कौन से जो इनकी वफाकी हुकूमत बन चुकी थी, वफाकी हुकूमत, उस वफाकी हुकूमत में शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म थे, बिलावल भुट्टो भी हुकूमत का हिस्सा थे, पीपल्स पार्टी हुकूमत का हिस्सा थे, ये चिट्ठियाँ लिख रहे थे लेकिन कुछ ना हो सका। तय ये हुआ कि इलेक्शन होने दे पाकिस्तान में, तो होने के बाद आज़ाद कश्मीर, अब ज़रा पाकिस्तान का इलेक्शन भी होने को बड़ा अरसा हो गया। बिल्कुल ऐसे। अब जब ये सारे वाक़ात हो गए और जब ये सारे वाक़ात की कड़ियाँ मिलने हो गई और गुज़श्ता 3 रोज़ से जो कुछ आज़ाद कश्मीर है, अब इन जमातों के लिए मुश्किल बन गया। जो आज़ाद कश्मीर सियासी जमातें हैं गुज़श्ता यानी ये 10 मई से लेकर यानी गुज़श्ता 10 से 11-12 3 दिनों से आज़ाद कश्मीर की सारी जमातें फारग हैं। तमाम लीडर जो तहरीक है लीडरलेस तहरीक है, ये लीडरलेस तहरीक सारी एक्शन कमेटी के पास आ गई है, इनके पास अंजुमन ताजरान के लोग हैं। तो ये जो हालात है हम बार बार गुज़श्ता 7-8 माह से हम तवातर के साथ ये कर रहे हैं कि इससे आज़ाद कश्मीर को नुकसान होगा। आप जब सियासी जमातों को कमज़ोर करेंगे, आप नज़रिया इलाके पाकिस्तान के कुफ्तों को कमज़ोर करेंगे, तो जब ये खला पैदा होगा तो इसको लोग इसको पुर करेंगे, जिसकी तरफ आज हमारे अदारे या वज़ीर आज़म प्रोपेगेंडा कर रहा है। तो मैं तो आज हैरान रह गया असलन कि भाई रावलाकोट में कल रात को किसी ने पोस्टर लगाए, बिल्कुल ऐसे ही झंडे किसी ने पोस्टर लगाए, और हैरत की बात है कि ये 2 दिन हो गए अभी तक उसकी तहकीकात नहीं हुई है कि वो पोस्टर किसने लगाए हैं। एक तरफ हिंदुस्तान का झंडा है, एक तरफ पाकिस्तान का झंडा है, और जो हिंदुस्तान के झंडे के ऊपर टिक किया जा रहा है, ये किसने साजिश की है? सर देखें, देखो मसला क्या है। ऐसी हरकतों से हमने ना माजी में किसी ने सबक नहीं सीखा और अभी भी नहीं सीख रहे। बिल्कुल भाई ये जो हम ये कह रहे हैं कि खुदा के बंदो, इन 77 सालों में इन मुश्किल तरीन हालात में कश्मीरियों ने पाकिस्तान को नहीं छोड़ा। बिल्कुल हिंदुस्तान के पास पैसे थोड़े हैं, बिल्कुल हिंदुस्तान के पास वसाइल कम है। एक कश्मीरी को हिंदुस्तान नहीं खरीद सका इन 77 सालों में कि जो उसका आलाकार बने, जो उसका झंडा उठाए वहां पर, जो आजाद कश्मीर में बैठ के किसी एक जगह बैठकर या गिलगित बल्तिस्तान को वहां ये कि हम हिंदुस्तान के साथ शामिल हैं, ये कश्मीरी दिल से प्यार करते हैं। ये आप जब जो आपके साथ प्यार करने लोग हैं, जो आपके साथ आप एक शख्स की आना की खातर आप इन प्यार करने वाले लोगों को लाइन के दूसरी तरफ खड़े करें, आप इनको कहें नहीं ये कोई राक है, एजेंट है, ये कोई हिंदुस्तान कहता है, आपकी ये कौन पॉलिसी साथ है आपके? ये हिकमत अमली कौन बना रहा है कि आप आजाद कश्मीर के बेस को, जिसको हिंदुस्तान 77 सालों में इसको खरीद नहीं सका, इसको वो फतह नहीं कर सका, एक शख्स की आना की वजह से, एक शख्स की 1 साल की नाकस हिकमत अमली की वजह से आज आजाद कश्मीर में अवाम और अदारे आपस में आमने सामने। इसका मतलब ये हुआ कि जो कुछ रावलाकोट जिसने ये पोस्टर लगाए उसका हम तो ये कहते हैं आला सतह पर तहकीकात होनी चाहिए। आजाद कश्मीर की सियासी जमातों की आजमाइश है, वो खुद मुतालबा करे कि भाई किसने पोस्टर लगाए हैं। ये जो आजाद कश्मीर के अवाम के जो पाकिस्तान से जो मोहब्बत है, इसके खिलाफ साजिश कौन कर रहा है? तो ये होता है कि इसको दबाए ना,
یہ جو عوام کا احتجاج ہے، اس کو یہ جو عوام کے حقوق کی جدوجہد ہے، عوام کے حقوق کی تحریک ہے، جس کو وزیر اعظم صاحب نے تسلیم کیا. بالکل ایسے ہی رات کو اگر یہ را کے ایجنٹ تھے، کمیٹی کے لوگ تھے، وزیر اعظم کی حکومتی ٹیموں نے کتنی درجنوں ملاقاتیں کیوں کی ہیں؟ وزیر اعظم صاحب نے ان کے ساتھ کیوں مذاکرات کیے؟ یا وزیر اعظم صاحب رپورٹ نہیں دی؟ یہ کون لوگ ہیں؟ اگر یہ ساری چیزیں کر کے تھے، جب آپ ناکام ہو گئے، آپ نے ان کے ساتھ معاہدوں پہ عمل درآمد نہیں کیا، جب آپ نے نوٹیفیکیشن کے اگر عمل درآمد نہیں کیا، تو جب نہیں کیا آپ کو ناکام، آپ اپنی ناکامی کا ملبہ کے الزام کے اوپر ایک الزام لگا دیں کہ فلاں فلاں کا ایجنٹ ہے، یہ ایسے غلط ہوا. آپ ایسے نہیں چلے گا نظام. اور اگر اس طرح کر کے چلائیں گے تو پھر ظاہر یہ جو ریاست کشمیر ہے، ریاست پاکستان کو نقصان ہوگا. پھر دیکھو میں ایک بار، ابھی ہمارے جو ذمہ دار لوگ کہہ رہے ہیں کہ 2014 کا جو دھرنا تھا، اس دن ڈی جی آئی ایس پی آر کہہ رہے ہیں اس سے تحقیقات ہونی چاہیے. وہ مطالبہ کر رہی ہے نا، ترجمان پاک فوج مطالبہ کر رہا ہے. تو یہ نہ ہو کہ آپ کو 10 سال کے بعد جا کر یہ احساس ہوا کہ نہیں، جو 2014 میں 120 دن کا دھرنا تھا وہ غلط ہے. حالانکہ اس وقت کی حکومت ایک وزیر کو مستعفی ہونا پڑا تھا. بالکل ایسے اس وقت کی حکومت، اس وقت کے وزیر اعظم کہہ رہے ہیں کہ میرے پاس ثبوت موجود ہے. آج 10 سال کے بعد آپ اعتراف کر رہے ہیں کہ ہمیں عمران خان کو یا اس وقت جو ہم نے پالیسی بنائی اس سے ریاست پاکستان کو نقصان، جس کی کہ آج پاکستان 2024 میں یعنی آج جو انوار الحق یا اس کے سہولتکار جو آزاد کشمیر غلطیاں کریں گے، یہ 10 سال بعد آپ کو کشمیر کے لوگ چکائیں گے. کشمیر تو دور کی بات ہے، پاکستان اس کی غلطیوں کو سزا بھگتے گا نا. لیکن اس وقت دیکھا جائے نا رائے صاحب، جس طرح سے عوامی ایکشن کمیٹی ہے، ان کے مطالبات واضح تھے. یعنی ان کے کسی ایک بندے کا ایکشن کمیٹی کے جتنے لوگ ہیں ان کے جو گفتگو آج تک کسی ایک نے کو غلط بات کی ہے، وہ اپنے چارٹر سے نیچے ہٹے ہی نہیں ہے. وہ ابھی بھی ان کا کیا مطالبہ ہے کہ ہمارے مطالبات کا وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے مطالبات کا تو لمبی فہرست تھی، لیکن وہ نکات جس کو حکومت 4 فروری کو تسلیم کر چکی ہے، 4 فروری کو نوٹیفیکیشن کر چکی ہے، اس پر عمل درآمد کرائے. رائے صاحب آپ کی طرف آؤں گے. اعجاز عباسی صاحب کے جس طرح سے حکومت نے پہلے 4 فروری کو ان کے ساتھ مذاکرات کیے، تسلیم کیا. پہلے جو عوامی ایکشن کمیٹی تھی ان کی جانب سے یہ کہا جاتا تھا کہ بجلی جو ہے وہ پیداواری لاگت پہ بھی نہیں دے بلکہ فری کریں. اس کے بعد انہوں نے جب مذاکرات کیے حکومت کے ساتھ، حکومت نے کہا کہ بالکل اسے فری نہیں کر سکتے. انہوں نے کہا ٹھیک ہے، اگر آپ نے فری نہیں کرنی، جو پیداواری لاگت ہے ہمیں اس کے اوپر آپ نے. اب عوامی ایکشن کمیٹی نے اپنے 4 مطالبات جو تھے وہ رکھ لیے انوار سرکار کے سامنے. اس کے بعد پھر جب آپ ان کی پریس کانفرنس جو ہے وہ اٹھا کر دیکھ لیں 9 مئی سے پہلے کی، تو اس میں جس طرح سے انوار الحق صاحب کہہ رہے تھے کہ یہ راؤ کے ایجنٹ ہیں، مجھے جو ہے وہ بلیک میل کر رہے ہیں اور میں بالکل نہیں اس سے ہٹوں گا، اور یہ جو ہے یہ پاکستان کے خلاف ہے. حالانکہ پاکستان کے خلاف انہوں نے کسی قسم کی بات نہیں کی. عوام پورا ابھی بھی جدوجہد کر رہی ہے. اس وقت بھی جتنے بھی قافلے آپ نے دیکھے ہوں گے پنچ ڈویژن میں داخل ہوئے ہیں وہ بالکل پرامن ہیں. لیکن اس کے باوجود آپ اپنی پولیس کو جب آرڈر دیتے ہیں کہ ان کے اوپر آنسو گیس کی شیلنگ کی جائے، جس طرح سے آپ نے دیکھا ہوگا ڈڈیال میں اس دن اسکول کی بچیوں کے اوپر شیلنگ کی گئی. یہ کوئی سری نگر نہیں ہے، یہ مقبوضہ نہیں ہے، بلکہ ایک آزاد کشمیر ہے. عوام صرف اپنے حقوق مانگ رہی ہے، حق مانگ رہی ہے. تو آپ کو لگتا نہیں ہے کہ انوار سرکار جو ہے، انوار الحق صاحب جو ہیں، انہیں اپنی کرسی جو ہے وہ چھوڑ دینی چاہیے ابھی ہی اسی وقت ہی؟ یہ جس بات کی آپ توقع کرتے ہیں اور مجھ سے آپ نے سوال کیا ہے، یہ تو بہت ہی جمہوری اور اس طرح کے معاشروں میں ہوتا ہے. ظاہر ہے کہ وہ اپنی ناکامی تسلیم کر کے، یہاں تو ہمارے ملک میں رواج ہے کہ لوگوں کی لاشیں یہاں سے باہر نکلتی ہیں اور پھر بھی وہ استعفیٰ دینے کے لیے تیار نہیں ہوتے. انوار الحق صاحب کہہ رہے تھے کہ میں اعلان کرتا ہوں کہ جس دن میری حکومت کے اندر بیٹھے ہوئے مخالفین 27 لوگ لے کر آ جائیں گے، شو کر دیں گے، تو میں ریزائن کر دوں گا. آج حالت یہ ہے کہ ایک شخص انوار الحق کے ساتھ نہیں ہے، کرنل وقار کو چھوڑ کر. بالکل ایسے نون لیگ ساری خلاف، پیپلز پارٹی ساری خلاف، اس کے اپنے پارلیمانی گروپ کے سارے لوگ خلاف. تو اخلاقی ضرورت ہے تو استعفیٰ دیں، کیوں نہیں دیتے؟ اور پھر آزاد کشمیر جو پچھلے 60-70 سال سے پرامن ترین علاقہ تھا، پولیس والوں کے ساتھ ہماری اس طرح تعلق دعا سلام ہر دور میں رہا ہے سرکاری ملازمین کے ساتھ جیسے ہمارے اپنے بھائی ہوتے ہیں. وہ ہمیں رسپیکٹ دیتے ہیں، ہم ان کو رسپیکٹ دیتے ہیں. جب تھانوں میں جائیں تو ہمارے چھوٹے موٹے کام کھڑے کرتے ہیں سارے. یہ گریونسز کبھی پیدا ہی نہیں. انوار الحق صاحب نے جو طرز عمل اپنایا اس سے آزاد کشمیر میں عام لوگوں اور پولیس اہلکاروں کے درمیان ایک نفرت کی ایسی بیج بو دیا انہوں نے کہ یہ دوری. اچھا میں ایک چیز تھوڑا سا جو مطالبات کی آپ بات کر رہے تھے، مجھے تھوڑا سا ٹائم دے، میں اس میں ایک رف چیز بتا دیتا ہوں. مثلا 2 بڑے مطالبے انہوں نے کہا ہے جی کہ 10 مطالبات کو آپ نے نوٹیفیکیشن جاری کیا، ان پر عمل درآمد کریں. 2 جو ابھی رہتے تھے آٹے کی سبسڈی جو گلگت بلتستان کی طرح کی، اور بجلی کا حکومت آزاد کشمیر
खुद बार बार तस्लीम कर चुकी है कि ₹2.59 के हिसाब से हम वापडा से बिजली लेकर आज़ाद कश्मीर के लोगों को दे रहे हैं। वापडा से ₹2.59 फी यूनिट लेते हैं। अपनी आवाम को कितने पैसे दे रहे हैं? ₹20, ₹25, ₹30, ₹35, ₹40। गोया कि 2 अरब यूनिट अगर हमारी टोटल साल में इनका ये बिजली परचेज करते हैं वापडा से, तो उसकी कीमत बनती है ₹6 अरब। ₹6 अरब की बिजली लेकर आज़ाद कश्मीर के लोगों को ₹30 अरब की बिजली बेच रहे हैं। लोग सवाल करते हैं कि जनाब ये 2 अरब की बिजली आप वहां से खरीदते हैं, इस पर आप सर्विस चार्ज लगाएं, अपने खर्चे खराज लगाएं, ये जो महकमा बरक़ियात की मुलाजमीन की तनख्वाहें लगाएं, लाइन लासेज लगाएं, इंफ्रास्ट्रक्चर वाला सारा कुछ लगाएं, कोई ₹8, ₹10 वो फ्री बिजली वाली बात थी, वो उन लोगों ने छोड़ दी। बिजली कोई नहीं मांग रहा। बिल्कुल। तो आप हमें बताइए ₹30 क्यों दे रहे हैं? कोई ₹8 दे दें, कोई ₹10 दे दें, कोई ₹12 दे दें, ₹15 दे दें। हुकूमत आए बाएं शाएं कभी गलत बयानी करती है, इधर गलत बयानी उधर गलत बयानी, और वहां खुद फंस गए। दूसरा, वापडा वालों ने खुद तस्लीम किया है कि पैदावार यूनिट ये जो मंगला की है ये ₹3.31 के हिसाब से इसकी पैदावारी फी यूनिट कीमत बनती है। वहां से भी ये बेनकाब हो गए। अब लोग तो सवाल करेंगे, नई नस्ल सवाल करे क्यों नहीं देती। बिल्कुल ऐसे। मैं आटे की बात आपको बताता हूँ। ये तो जस्टिफिकेशन है, ज़ाहिर है कि आपके लोग मुतालबा करते हैं कि हमारी सरजमीन पर बिजली पैदा होती है, आप खुद सस्ती खरीदते हैं, हमें महंगी क्यों देते हैं? 10 गुना कीमत ना लगाएं, 2 गुना कीमत लगा लें, हम देने के लिए तैयार हैं। गिलगित बल्तिस्तान की भी तरह का जो आठी पर सब्सिडी है, एक माजी में एक वक्त था जब गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर को बिल्कुल एक ही तरह की सब्सिडी मिलती थी। फिर दरमियान में आज़ाद कश्मीर वालों की विसादत से इन्होंने दाव लगाकर वो सब्सिडी लोगों की वापस ले ली, आहिस्ता सा कम कर दी, बिल्कुल वैसे खत्म नहीं की। अनवर अल हक साहब इस बहरान के दौरान भी कई बार ये दावा कर चुके हैं कि मैं अभी 20 अरब की सब्सिडी दे रहा हूँ आज़ाद कश्मीर के लोगों को साल में। 1.5 अरब से ज्यादा है, पर मंथ बनती है ना। बिल्कुल। अच्छा, कैलकुलेशन ये कहते हैं कि 3.5 लाख से 4 लाख टन आज़ाद कश्मीर के लोगों को गंदम की जरूरत है, हम 4 लाख ही लगा देते हैं। 4 लाख टन गंदम से बराद ये है कि 25 चौके 100, आप उसको 4 से आप ज़रब करें तो 1 करोड़ मन बनता है ना। बिल्कुल। 1 करोड़ मन बनता है साल में। 1 करोड़ मन को आप तकसीम कर लें 20 अरब के ऊपर, तो ये बनता है ₹2000 पर मन। गोया कि आपको और मुझे पंजाब के आटे के मुकाबले में ₹2000 फी मन आटा सस्ता मिलना चाहिए। आप मुझे बताएं, इस वक्त पंजाब में है 1800 रुपए, 1800 रुपए का थोड़ा 20 किलो का, 18 3600 रुपए मिलता है ना। बिल्कुल ऐसे। तो उसमें से ₹2000 लेगा, तो आप और मुझे 1600 मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? ये सब्सिडी कौन जा रही है? हमारा 3400 रुपए मन है अभी, 1750 और 1750 ₹3500 मन आज़ाद कश्मीर लोगों को सब्सिडी देकर भी मिल रहा है। बिल्कुल। अगर 20 अरब की वो सब्सिडी है, वाकई ये दे रहे हैं, तो लोगों को आज़ाद कश्मीर के लोगों को तो 1600 रुपए मन आटा मिलना चाहिए। बिल्कुल। जो नहीं मिल रहा, वो सब्सिडी कहाँ है? बैक वो खुराक खा रहा है, पैसे उन्होंने बजट में मुख्तस किए होंगे, बिल्कुल, वो आज़ाद कश्मीर के मिल मालकान खा रहे हैं। वो दाव लगा कर हमारे वजीर मशीर, उनके सारे वो जो कमीशन एजेंट है, उस तरह के लोग खा रहे हैं सारे। और एक गरीब आदमी को उस सब्सिडी का कोई अशीर भी नहीं मिलता। हम ये कहते हैं कि मिसमैनेजमेंट आप बंद करें, आप अपने वसाइल से आज़ाद कश्मीर के लोगों को बिजली और गैस और बिजली और ये आटा और सब्सिडी दे सकते हैं। और ये जो लोगों के छोटे मोटे बहरान है, अब ये इस तरह हुकूक मांगते हैं, तो लोग वो इल्जाम लगाते हैं। पहले वो कफील साहब ने ठीक बात की है कि दर्जनों बार तो एक्शन कमेटी वालों के साथ मुज़ाकरात हुए, उनको इनका उस वक्त इनको उनमें से राह का एजेंट नजर कोई नहीं आया। अब जब उन्होंने कहा ना कि दें, आपने तस्लीम किया है, उसूली तौर पर इत्तफाक किया है कि ये मुतालबात हम मानेंगे, आप इन पर अमल दरमद करें, तो हमारे लीडर को ये वतीरा रहा है आज़ाद कश्मीर का, खासकर वो लीडर जिन लोगों का बिल्कुल पब्लिक के अंदर कुछ सही नहीं है, अनवर अल हक की तरह के लोगों का, कि जब उनकी बात से आप इत्तेफाक न करें तो उनके पास आसान काम यह है कि आपको राह का एजेंट साबित करें, आपको मोदी का याद साबित करें। आप मुझे बताएं, जैसे पसमानदा इलाके में, मुजफ्फराबाद जैसे पसमानदा इलाके में, नीलम और जैसे पसमानदा इलाके में जिन लोगों के पास बिजली जलाने के लिए नहीं है, आटा खाने के लिए नहीं है, वो राह की एजेंटी कहाँ से करते हैं? क्या ये तमाशा बनाया हुआ है? और आज़ाद कश्मीर में जो माहौल खराब है, सबसे ज्यादा मैं समझता हूँ कि अनवर अल हक साहब की गैर जिम्मेदार बयान की वजह से। रात को जो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उनकी गर्दन से सरिया निकला, बिल्कुल निकला। 2 दिन पहले जो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो उन्होंने कहा जी कि वो कह रहे थे ना जी, कोला पुल रोकेंगे ना, फेसबुक को रोके ना, इनका बाप भी नहीं रोक सकता, इनका बाजी रोकेंगे आकर, तंजीह जुमले इस्तेमाल करते, बिल्कुल लोगों को राह का एजेंट करार देते हैं, लोगों को तौहीन में बात करते हैं, लोगों को पता नहीं और ऐसी यानी मतलब। अब देखें एक और चीज देखें, आज़ाद कश्मीर के लोगों के बारे में 2 बार प्रेस कॉन्फ्रेंस में अनवर अल हक साहब ये बात कह चुके हैं, आज़ाद कश्मीर की
50-60% लोग बिजली चोरी करते हैं। एक प्राइम मिनिस्टर जो अपनी कौम को के 60% लोगों को चोर साबित कर रहा है, बिल्कुल चोर साबित कर रहा है ना, कर खुद रहा है, तस्लीम कर कर रहा है रहा बिजली। ऐसे ही। मैं ये कह रहा हूँ कि मैं बिजली का बिल पूरा देता हूँ, तो कफील साहब के घर में अगर बिजली का बिल नहीं आ रहा तो इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। मैं क्यों उम्मीद करूंगा इस बात की कार्रवाई ना हो? बिल्कुल जब इनकी जगह बिल मेरे ऊपर पड़ रहा है तो मैं तो उम्मीद करूंगा। बिल्कुल स्टेट और उसकी हुकूमत को लोगों के खिलाफ लोगों की गैर कानूनी इकदाम रोकने के लिए कार्रवाई करने के बजाय मन असल ऐसी जान छोड़ने के लिए कहते हैं जी कि 60% लोग बिजली चोरी करते हैं, बिल ही नहीं देते सारे। तो यही तो हम कह रहे हैं कि आपने एक स्टेट बनाई हुई है, आपने गवर्नमेंट बनाई हुई है, आपके पास इंफ्रास्ट्रक्चर है सारा, तो ये चीजें ठीक करें ताकि गड़बड़ करने वाले लोगों से आप उनको सीधे रास्ते पर चलाएंगे तो जो लोगों को शिकायत है उनकी शिकायत सुनते पर खुद बिल्कुल ऐसे ही है। जिस तरह से हमने मैं अभी- थोड़ा सा ऐड करूँ इसको। बिल्कुल कल जो वज़ीर आज़म साहब ने कहा कि उनको दावत दी कि आए, मैं मुज़ाकरात की तैयार हूँ, बिल्कुल तो जो वज़ीर आज़म का रवैया क्या उनके साथ को मुज़ाकरात करेगा कभी भी नहीं करें। या जो वज़ीर कल में फैसल राठौर साहब इत्तेमाद का फुकदान है जो बैठेगा जिस कोई। यानी जो मुज़ाकराती कमेटी के अहम रुकन भी रहे, पहले वो उसको लीड करते इसमें थे। एक चीज फैसल- ऐड कर दूं राय साहब कि जिस तरह से आपने देखा होगा 3 दिन गुजर चुके हैं, आज़ाद कश्मीर के एक अनवार साहब के अलावा पाकिस्तान आज़ाद कश्मीर की जितनी भी काबीना है 50 मेरे ख्याल से मेम्बरान असेंबली हैं उनके हाँ, पास 53 में, 40 हाँ, के करीब 53 40 53 में से के 35 में नज़ीर बशीर है। तो वो सारे जो हैं वो इस वक्त किसी किस्म की बयानबाजी नहीं कर रहे हैं, ना ही इनकी सपोर्ट की बात कर रहे हैं। मैं इस पे आता हूँ मैं जी। इसी पे आता हूँ कि अभी कल फैसल राठौर साहब ने ये बयान जारी किया। उसने कहा कि मैंने कोशिश की लेकिन मेरे पास इख्तियार नहीं थे, तो लिहाजा हम फैसले पर अमल दरामद नहीं हुआ। ठीक है। यानी एक जो मुज़ाकराती कमेटी का साबिक़ सरबराह और अहम रुकन वो वज़ीर लोकल गवर्नमेंट भी है, उन्होंने अपनी बेबसी का इज़हार किया। अब जब अभी वो जो उनके 1 साल का तजर्बा उनके पास मौजूद है, ये मई 2023 को ये जो एक्शन कमेटियाँ बनी थी, यानी जो ये एहतजाज मई 2023 को रावलाकोट से शुरू हुआ था, बिल्कुल। आज ये दोबारा भी रावलाकोट से जा रहा है मुजफ्फराबाद की तरफ। अभी हम कई दिनों से कह रहे हैं कि ये है सियासी मामला। बिल्कुल एक्शन कमेटी के लोग तो एहतजाज आ रहे हैं, अभी ये एक दिन में हल हो जाएगा। एक दिन में क्या हो जाएगा कि प्राइम मिनिस्टर रजाकाराना तौर पर स्टेप पहली अखलाकी तौर, जैसे एजाज अब्बासी साहब ने कहा कि अखलाकी तौर पर वज़ीर आज़म साहब को आपको जवाज़ नहीं रहा, रिजाइन कर उनके जो इतादी जमात हैं वो लातल्लक हो चुकी हैं, वो गैर मुतल्लक हो चुकी हैं। वो ये कह रही हैं कि आप ये आज़ाद कश्मीरी लोगों का आपस में बैठ करता है ताकि ये पाकिस्तान पर नोबे दिन है। वो वज़ीर आज़म खुद कह चुके हैं, वज़ीर आज़म साहब के सामने सारे हकीकत है, सारे हालात उनके सामने। उन्होंने कहीं कोशिश किया, पार्लिमानी पार्टी की इजलास नहीं हुए थे, वज़ीर आज़म साहब को स्टेप डाउन करना चाहिए। एक तो ये है कि वज़ीर आज़म साहब रज़ाकार तौर पर मुस्तफ़ी हों और मुश्तरका पार्लिमानी पार्टी के इजलास बुलाएं सबका, और खुद के मैं मुस्तफ़ी होता हूँ। तो ये जो पार्लियामेंट पार्टी है जिसको चाहे नामजद करें, नया एक तो आसान। बिल्कुल। दूसरा ये है कि ये जो बड़ी सियासी जमातें हैं जो पाकिस्तान में इस टाइम हुकूमत है, मुस्लिम नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, ये हुकूमत से अलग हो जाएं अगर कोई उनको कोई दबाव डाल रहा है। अगर ये हुकूमत का मसला है, पहली बात ये अखलाकी तौर पर मुस्लिम नून को बाहर आ जाना चाहिए। अपने एतमाद कर लें। नहीं बाहर आना चाहिए। वो कहें हम हुकूमत में नहीं है, ओके आदमी आपके पास तो ज़ाहिर है जिसने हुकूमत चलाएगा तो चलाएगा ना। बिल्कुल ऐसे ही। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून को, क्योंकि ये जो 2021 का इलेक्शन में ये लोगों ने मैंडेट दिया था तहरीक इंसाफ को, बिल्कुल ऐसे ही है। तहरीक इंसाफ को। अगर तो तहरीक इंसाफ वाले इस वज़ीर आज़म को कबूल करते हैं, तहरीक इंसाफ वाले इस वज़ीर कबूल करते हैं, या इनको कोई अभी तो उधर भी इनके रास्ते बंद है, वो भी इनको माने की बात है। यानी वो भी नज़ीर साहब के अलावा इमरान खान या तहरीक इंसाफ वाले, ये इनकी जमातें खत्म हो गई है ना। मौजूदा वज़ीर आज़म साहब अफसोस ना पालू गया ना, जो हमें तशवीश है कि कल भी इस नाजुक तरीन मौके पर भी जो हमारे लोग हैं, वज़ीर आज़म अपने आप को रियासत के साथ जोड़ रहे हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। मेरी नाकामी रियासत के नाम, भाई आप नालायक हो तो रियासत तो कहीं स्टेक होल्डर का नाम है ना। बिल्कुल ऐसे ही है। ये मुख्तलिफ चीज़ों को मिलाकर, अदलिया को लाकर, वहाँ पार्लियामेंट को लगाकर एक पूरे निज़ाम, जब 3-4 इकाइयों को मिलकर हुकूमत वजूद में आती है जो रियासत को चला रही होती है, रियासत को चलाना है ना। तो जब ये सारी अपने आप को वनथी करके, वहाँ झूठा बयानिया बना के और लोगों का खिलाफ प्रपोज ना करके, ये सारा को इंडिया कर रहा है, रा कर रहा है फलाना, और मैं हट गया तो बड़ी सुखी हो जाएगी। ये तो अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि आप रंजर वापस आ गई है। अगर कोई मिसअप होता तो हमारा दुश्मन कितना फायदा होता है। एक ही रास्ता है इस सारे तनाज़े का, पूरे जितना भी गुज़श्ता 3-4 माह से एक लड़ाई है, ये सियासी मामला है, इसमें ताखिर ना करें, सियासी इसका हल करें। वज़ीर आज़म स्टेप डाउन नहीं होता तो इसकी इत्तेहादी दोनों जमातें हुकूमत से अलग हो जाए। अगर तो पीटीआई इसको तस्लीम करते हैं, ओके, उनको कहा आप
टेक ओवर, आप रियासत को चलाएं। जो 2021 के इलेक्शन में धांधली जो आपको मैंडेट भी लेता है, अगर वो इसका साथ नहीं है तो एक नई मखलूत हुकूमत बने, नई कौमी हुकूमत बने, जो आज़ाद कश्मीर 2 साल बाकी हैं। ये जो हमारे पाकिस्तान के साथ कौमी इशू है, इसका हल का तारीखी मौका हमारे पास एक बार फिर आज़ाद कश्मीर के पास कौन है? इस्लामाबाद में शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ साहब की मुस्लिम नून हुकूमत, आसिफ जरदारी, बिलावल भुट्टो, ये जो पाकिस्तान की लाट है, इनकी इस्लामाबाद में हुकूमत है। यही लोग आज़ाद कश्मीर में आएंगे। तो जब ये लोग आएंगे तो जो आज़ाद कश्मीर के बिजली के इशूज़ हैं, जो आज़ाद कश्मीर के पानी के इशूज़ हैं, जो आज़ाद कश्मीर के मालियाती मसाइल हैं, जो आज़ाद कश्मीर के आइनी मसाइल हैं, ये सारे के सारे मसाइल एक हफ्ते के अंदर हल हो जाएंगे। मैं तो कहता हूँ कि एक शहबाज शरीफ साहब है, एक कोई पार्लिमानी कमेटी बनाएं, यानी कौमी असम्बली सेनेट में मुश्तमिल, उसमें आज़ाद कश्मीर के लोगों को भी 7-2-3 को शामिल करें। कौन से? हमारे जो कश्मीर काउंसिल से मुतल्लिक़ इशूज़ हैं, हमारे जो मंगला डैम से और जो हमारे इरसा से मुतल्लिक़ जो पानी तकसीम कर रहे हैं, जो अभी आज़ाद कश्मीर लोगों को आपाशी के लिए पानी यानी पानी की ज़रूरत है, तो वो हमारा जो इरसा में हक है, हमारा जो NFC अवार्ड समेत हमारे वो जो पाकिस्तान के अदारों के साथ हमारे मामलात हैं, ताकि जो पाकिस्तान की पार्लियामेंट आज़ाद कश्मीर लोगों के साथ शामिल करके तो इन तनाज़ात को एक ही दफ़ा इसको हल करे। और अगर हमने इस मौके से फ़ायदा न उठाया तो ये हर साल 2 साल के बाद ये लड़ाइयाँ निकलेंगी, इससे पाकिस्तान का उसको नुकसान होता। आज देखें एक और अफसोस बात की हालात कल यानी ये जो कल वज़ीर आज़म साहब ने ये नहीं कहा कि कल लंदन में, वहाँ पर बरतानिया के लंदन में, वहाँ उसमें ब्रेडफोर्ड में और उसमें यानी एक और जो कौंसल खाने के बाद कल कश्मीरी कल करेंगे मुजाहरा। कौन किसके खिलाफ? ये जो उनके लोग गिरफ्तार हुए, बिल्कुल ऐसे जो उनके लोग गिरफ्तार हुए हैं, यानी जो 9 मई के वाक़ात, 8 मई के वाक़ात के खिलाफ जो वो कल जो तशद्दुद हुआ, वो लोग कल मुजाहरे करेंगे। वही लंदन देखो, वही बरतानिया जो 77 सालों में हिंदुस्तान के खिलाफ कश्मीर डायस्पोरा इस्तेमाल होता रहा, तो ये कैसा लगेगा अगर ये कल वहाँ पाकिस्तान के खिलाफ चाहे? ये आज़ाद कश्मीर हुकूमत का जा खुदारा इसके किधर ले जा रहे हो आज़ाद कश्मीर? हम तो ये कहने आप ये अपनी आना से निकले। हम तो कहते हैं, हमने तो कल आर्मी चीफ साहब से मुतालबा किया था, आर्मी चीफ साहब को ये कहा था कि आज़ाद कश्मीर लोग फौज के ऊपर बहुत भरोसा करते हैं। ये हैरत की बात है कि आज आपने फिर रंजर भेज दी, फिर रंजर कैसे चलेगी आज़ाद कश्मीर? बिल्कुल ऐसे ही, जब आपको पता था कि वहाँ पुलिस के साथ तसादम हुआ है, बिल्कुल ऐसे और गलती पुलिस की थी, एक शख्स की अना की वजह से हालात यहाँ पहुंचे। आप उसी शख्स की अना की तस्कीन के लिए रंजर भेज रहे हो, आप उसी शख्स की अना की तस्कीन के लिए आप FC भेज रहे हो। खुदा के बंदे ये का नुकसान करा देगा। हमने कहा कि इसने कहा था कि मैं 6 माह का वज़ीर आज़म हूँ, अब ये इसका ओवर डेटेड हो गया, 1 साल से ज़ायद हो गया, ये को नुकसान करा देगा, पाकिस्तान को नुकसान हो जाएगा। खुदा रहा अभी भी आपके पास वक्त है, पाकिस्तान की सियासी कदर बैठ के मसला करें, आज़ाद कश्मीर के सियासी मामला इसको सियासी तरीके से हल किया जाना चाहिए। आप अगर सियासी तरीका हल नहीं करेंगे, ताकत इस्तेमाल करेंगे, ताकत से पाकिस्तान को। एजाज़ साहब आपकी तरफ आऊंगा। जिस तरह से राजा कफील साहब ने एक हल बताया है कि ये हल है अभी इस वक्त मौजूदा सूरत हाल का, आपके पास यही हल है या इसके अलावा कोई ऑप्शन है कि जो हुकूमत को दिया जाए? मेरा ख्याल ये है कि इसका हल तो शायद एक आम आदमी तजवीज़ कर सकता है, लेकिन आम आदमी की तजवीज़ पर कौन अमल करेगा, किसने अमल करना है? जहाँ तो कीड़े मकोड़े हैं, लोग अगले कुल तो वो ही बैठे हैं जो हालात ठीक भी करते हैं और ख़राब करते हैं, तो ज़ाहिर है उनको भी पूछने वाला कोई नहीं होता सारा। एक उम्मीद अफजा जो बात है वो ये है कि एक तो जो आज इन्होंने रंजर वापस बुलाने का अच्छा फैसला किया है, उसको एक मैसेज कन्वे हुआ है आज़ाद कश्मीर में। इतला ये है कि 1 लाख से ज़्यादा बंदा दाखिल हुआ है हाईगला से, जो मिरपर कोटली और वो जो डिवीन है उसके लोग दाखिल हुए हैं, रावलाकोट में आ गए हैं, जो काफिला लॉन्ग मार्च का काफिला, ठीक है, और बहुत बड़ी तादाद में वो काफिले वहाँ आ रहे हैं। और जो रेंजर वापस जाने का मैसेज कन्वे हुआ है उसके बाद इतने अच्छे, यानी मतलब वो एक पॉजिटिव साइन है कि अभी तक कोई ना खुशगवार वाकई की वहाँ इतला नहीं मिली, बिल्कुल कोई नहीं मिली। और ये भी ख्याल किया जा रहा है कि मे भी शाम तक वहाँ कोई मुज़ाकरात हो। कुछ लोग ये भी कह रहे थे, कुछ लोगों ने बताया है कि चीफ सेक्रेटरी भी इस इंतज़ार में है और वो अली कपल लेकर रावलाकोट जा सकते हैं। और ये शौकत मीर साहब वाली आपने वो अभी वीडियो चलाई थी क्वाले वाली, ये भी कुछ लोगों का ख्याल ये है कि इनको शायद रावलाकोट बुलाया गया है और अपने कोर कमेटी की तरफ से, और ये मुजफ्फराबाद से रावलाकोट की शायद निकले। ये अनकन्फर्म बातें मैं आपको बता रहा हूँ सारा। दूसरी उम्मीद अफजा बात यह है कि जो पार्लिमानी पार्टियों के आज इजलास हुए हैं, एक तो तय है कि ये दोनों पार्लिमानी पार्टियां मुत्तफिका इस बात का फैसला करेंगी कि हमने अनवारुल्लाह की हुकूमत के साथ नहीं चलना, इसमें कोई दो राय नहीं है। ये ओपन बात है, ये तो पहले से वादे कर चुके हैं ना सारे। लेकिन वो इस बात की फैसला करने की पोजीशन में नहीं है कि हम आज ही जाकर अपने अस्तीफे जमा करवाते हैं अनवारुल्लाह की। बिल्कुल
उनका शाम को दोबारा इजलास हो रहा है पीपल पार्टी वालों का, जरदारी साहब ने बुलाया, सदर साहब ने, उनको जाकर वो दो टोक ये बात कहेंगे इस शख्स के साथ हम नहीं चल सकते, हमारी सियासत, हमारी पार्टी खत्म हो रही है, ये जो कुछ कर रहा है हमें पे करना पड़ेगा, सियासी कुर्बानी, सियासी कीमत हमें अदा करनी पड़ेगी, नहीं करेंगे। अब वहाँ एक दूसरे मानू में वो जरदारी साहब को अपने एसटीवी जाकर पेश कर देंगे कि ये एसटीवी हमारे आप रख लें, अगर आप मुनासिब समझे तो हमारे इलाके के पास भेज दें। लेकिन सियासी हिकमत अमली मेरे ख्याल में, मेरा ज़ाती ख्याल ये है कि वो ये अपनाएंगे कि अभी तक ना नून लीग फौरी तौर पर इस हुकूमत से अलग होगी और ना ही पीपल्स पार्टी अलग होगी। जरदारी साहब बहुत ही सियासी, बहुत ही घाघ आदमी हैं, बहुत सयाने आदमी हैं, उनकी हिकमत अमली शायद ये होगी कि इस वज़ीर आज़म ने हालात ख़राब किए आज़ाद कश्मीर से, कि इसी के हाथों इन हालात को ठीक करवाएं। रात को वो तस्लीम तो कर चुके हैं ना जी कि हम अपने जो डेवलपमेंट बजट है वो भी यहाँ से इधर डाल के 40% तो ये काम इसी वज़ीर आज़म से करवाएंगे, हालात को पुरअमन करेंगे और उसके बाद आने वाले जो दिनों का जो फैसला है वो भी आज के उस इजलास में हो जाएगा। तो आज़ाद कश्मीर के लोगों को जो तब्दीली नजर आएगी ना, वो उसके लिए कोई 2-3 हफ्ते मजीद इंतजार करना पड़ सकता है। ठीक है। लेकिन ये जो ऐवान सदर में आज इजलास होगा उससे सड़कों के ऊपर जो मुजाहरे हो रहे हैं, ये मैं समझता हूँ कि उम्मीद है कि शायद खत्म कूल डाउन करने का कोई पैगाम निकला है। ठीक हो गया, ठीक हो गया। राजा कफील साहब, जिस तरह से बासी साहब ने भी कहा है कि शायद कोई जो है इजलास के बाद कोई ऐसा लाएअमल निकल आए कि जिसकी वजह से कोई फैसला कुन मरला आ सके। ये तो इसको किसी सूरत ना तो इसको पस से पुश डाला जा सकता है, ना कोई गफलत की जा सकती है। आप इसको अगर एक दिन भी अगर तखीर होती है और अगर इन इशूज़ को अगर ये मुज़ाहिरीन अगर ये रावला कोर्ट से ये दाखिल होते हैं मुजफ्फराबाद में, और ज़रा इतनी बड़ी तादाद में, जैसे इजाद अब्बासी साहब ने कहा या जो हमें रिपोर्ट्स मिल रही हैं कि 4-5 लाख लोग अगर ये वहाँ सड़कों पर अगर रावला कोर्ट में इकट्ठे होकर ये मूव किया इन्होंने, अभी काफिले अभी देखो ना, जब ये पहुंचेगी दिरकोट, जब ये पहुंचेगी दिरकोट, जब ये दिरकोट पहुंचेगा तो दिरकोट से जब ये मुजफ्फराबाद दाखिल होंगे तो मुजफ्फराबाद के 3 अजला से लोग भी वहाँ पर आएंगे। तो फिर इनके पास जब आपने इसको स्पेस दे, वहाँ जब लोग इकट्ठे होंगे ना, ये जो 1 लाख की बात मैंने की है ये मिरपेडवेन के यार देखो ना, अभी देखो ना, लेकिन जो मैं कह रहा हूँ यानी जो तशवीशनाक पहलू क्या है कि ये अगर ये 1-2 दिन लगेंगे तो हमारे बरतानिया में, दुनिया भर में, कल कनाडा में मुजाहरा हुआ, कश्मीरियों ने मुजाहरा किया, ये पाकिस्तान को नुकसान हो जाएगा। मैं कहता हूँ देखो ना, ये बाद में अनवार वज़ीर आज़म ही नहीं रहेगा, इसका अदम एतमाद हो जाएगा या ये मुस्तफ़ी हो जाएगा, नया वज़ीर आज़म ही उठाएगा, तो क्या जो आपके खिलाफ माहौल बनेगा, जो आपके खिलाफ नफरत पैदा हो जाएगी, जो किसी बंदे की वजह दिल शिकनी होगी, तो क्या वो एकदम खत्म हो जाएगी? बिल्कुल। आज तो आप देखें ना, आज देखें प्रेस क्लब के सामने भी, नेशनल प्रेस क्लब, मैं कहता हूँ उसके लिए फिर आपने किसी को कीमत चुकानी है। कैसे वाला कीमत कौन चुकाता है? कि हमारे अदारों ने इमरान खान को वोट ऑफ सपोर्ट किया। 2013 के इलेक्शन में पाकिस्तान की सियासी क़यादत, दुनिया सारी इसकी गवाह। फिर 2018 के इलेक्शन में जो कुछ हुआ, 2018 के इलेक्शन में पूरी दुनिया, अभी तो हमारे अभी तो अदारे खुद कह रहे हैं ना, जो इमरान खान के कल उसके एक पेज पे थे, आज वो पेज फट के तो 2 हिस्से हुआ। अब जब वो पेज फटा, 2 हिस्से हुआ, तो ये इनको एक दूसरे की गलतियां, खामियां, कोताहियां सब, लेकिन इसका पाकिस्तान कीमत चुका और भी चुकाएगा ना। बिल्कुल ऐसे। ये जो 9 मई का वाक़ा हुआ, ये 9 मई का वाक़ा रातों रात हो गया। ये इमरान खान ने क्या कोई 1 साल में, 1 महीने में कर दिया सारा कुछ? इसके लिए आपने लोगों के ज़हन साजी की, लोगों आपने एक माहौल खड़ा कर दिया, आपने एक लाट को करप्ट करार दे दिया कि ये जो पाकिस्तान की जमहूरी सियासी अशराफिया है, जिसमें शरीफ खानदान है, जरदारी खानदान है, फजलुर रहमान खानदान है, अचकजी खानदान है, फला, आपने इन पाकिस्तानी लोगों को हिंदुस्तान का एजेंट बनाकर, इनको पाकिस्तान का गद्दार डाल के करप्ट तरीन करार देकर दुनिया के सामने आपने लगाया तमाशा। आप जब तमाशा बना के इनको कर दिया फारग, एक आपने पारसा बंदा खड़ा कर दिया, उसका नाम आ गया इमरान खान। इमरान खान थोड़ा सा निकला बाहर, तो आपने इमरान खान को दुश्मन डिक्लेयर कर दिया। बिल्कुल ऐसे। आपने कहा नहीं, इमरान खान तो इनसे बड़ा दुश्मन आ गया। अब जब इमरान खान, लेकिन इस अरसा में इमरान खान नौजवानों के हाथ में एक वो चीज थमा गया, कान, ये सोशल मीडिया के हाथ थमा गया। वो जो सहूलतकारी जो इमरान खान के साथ लोग 8-10 सालों में की, आज वो 8-10 सालों की पाकिस्तान कीमत चुका रहा है। आप वो शहबाज शरीफ चाहे तो नहीं कर सकते, आसिफ जरदारी चाहे तो नहीं कर सकता, यानी हम बहुत नीचे से खोखले हो गए। आज़ाद कश्मीर का हुआ, इस आज़ाद कश्मीर 1 साल में जो सियासी, जो जमहूरी निज़ाम को कमज़ोर किया गया,
जो सियासी जमातों को कमज़ोर किया गया। अब सियासी जमातों को जब आपने कमज़ोर कर दिया, आपने असम्बली को बेतौकीर कर दिया, आपने पार्लिमानी पार्टियों को ख़त्म कर दी, आपने काबीनों को फारग कर दिया और एक शख्स अकेला आकर उसको खड़ा कर दिया गया कि ये शख्स नागजीर है, बाकी सारे गैर फाल है। उसका नतीजा आपने 2 दिन में देखा ना। बिल्कुल ऐसे ही है, कोई बंदा खड़ा हुआ, कोई सियासी क़यादत, यानी डोडियाल हल्का L1 है, डोडियाल से लेकर तो ये मुजफ्फराबाद दाखिल हो रहे, एक कोई वजीर निकला बाहर, किसी ने कोई एक MLA निकला बाहर, कोई इनके ये जो बल्दियाती नुमाइंदगान से 3 दिनों से प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाते थे, क्या एक कोई चेयरमैन निकला बाहर? किसी ने हमायत की हुकूमत की? किसी ने बयानिया दिया? नहीं दिया ना। हालांकि आज तो खिलाफ हो गया ना, ये खिलाफ हो गया। यानी आपने सियासी जमातों को कमजोर करके नजरिया पाकिस्तान को बेस को नुकसान पहुंचाया, उसको जड़ों को खोखला किया, आपने उसको जड़ों को कमजोर किया। अब इसका क्या हल है? इसका फौरी हल, जैसे मैंने कहा कि सियासी जमातों को इनको इज्जत है। बिल्कुल ऐसे ही, इसको ये जो कह रहे हैं इनको माने। ये आप ये जिनके 40-40 50-50 साल के तजर्बात हैं सियासत में, अपनी 2-3 नस्लें इन लोगों ने दी हैं, तो ये ऐसे वफादारियां नहीं होती हैं। तो इसका हाल ये है कि बजाय आप हरदर्मी करें, बजाय आप मामलात को बंदगली में ले जाएं, कोई शख्स नागजीर नहीं होता। बिल्कुल ऐसे ही, कोई नागजीर होता है नहीं। आज से आप देखें कि ये 2022 से पहले इमरान खान नागजीर था अदारों के लिए, कहता था इमरान खान न हुआ पाकिस्तान, वो तो हम साफी लोग हैं ना, हमें लिखकर प्रेस रिलीज आती थी कि ये नागजीर है, अगर इमरान खान ना रहा तो फलां हो जाएगा। आज इमरान खान दुश्मन है, वो पाकिस्तान का सबसे बड़ा, हमने उसको दुश्मन डिक्लेयर करके उसको तो हम इंडिया से भी खतरनाक डिक्लेयर करा देगा कि पाकिस्तान के लिए जो कम इंडिया ने नहीं किया वो कम इमरान खान कर गया, जो कम हमारे खिलाफ अमेरिका ने, जो इसराइल जो दुश्मन है पाकिस्तान के, जो हमने जाली से खड़ के रखे हुए, वो दुश्मन नहीं कर सके। हमने कर उन दुश्मनों ने सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचा गया कौन? आज इमरान खान। कल यही अदारे हमारे 1 साल के बाद कहेंगे कि जो अनवारुल हक आज़ाद कश्मीर बीज बो के गया है, जो उसने नुकसान पहुंचाया है, जो उसने इस तहरीक आज़ादी कश्मीरी बेस कैंप को, जो पाकिस्तानियत को नुकसान, हम तो पाकिस्तानियत की कर रहे हैं, जो पाकिस्तानी को नुकसान पहुंचा, आने वाला उसका कैसे अजाला करे, बहुत मुश्किल हो जाएगा। इस अभी भी है, इसमें ताखिर ना करें। सियासी मामला तो सियासी मामले को हल कर लें, आज़ाद की असम्बली को इख्तियार दें कि अपना कायदे अवान मुंतखब करे, ये एक दिन में कालाफ हो जाएगा, मामला को बैठ के हल कर लें। कौन छोटे 2-3 इशू है छोटे। ठीक हो गया, बहुत शुक्रिया जी राजा कफील साहब और जहाज अब्बासी साहब के आज हमने आज़ाद कश्मीर की जो ताज़ा सूरत हाल थी उससे भी आपको आगाह किया, और इसका हल जो था वो भी हमारे तजिया निगार हमारे साथ मौजूद थे। उन्होंने बताया कि इसका हल कैसे निकल सकता है इस मामले का। आज़ाद कश्मीर की जो कशीदा सूरत हाल है उसका हल आज आपको बता दिया गया। आज कुछ अहम इजलास हैं जो कि अभी चल भी रहे हैं, और एक रात को जो आला सतह इजलास है सदर पाकिस्तान आसिफ अली जरदारी साहब का, वो इजलास होने के बाद जो है वो हम वापस आपको लम्हा बलम्हा आगाह करते रहेंगे कि इस सूरत हाल से कैसे निपटा जा रहा है, क्या फैसले किए गए और क्या इसका इख्तिताम कहाँ पे होगा। जो ताज़ा तरीन सूरत हाल होंगी वो आपके साथ आगाह करते रहेंगे। इस वक्त यहाँ पे आप देंगे हमें इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह नेगहबान।